हाइपरकैलेमिया की तो है क्या? देखिए सिंपल है। पोटाशियम के, देखिए आप लोग कहते हैं हम उम्मीद लगाएं। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त यहाँ पर 88 की क्लास मौजूद है। कितने लोग आप में से ट्रेंड में हिस्सा लेते हैं सिर्फ? डॉक्टर साहबान, एक चीज अंडरस्टैंड करें कि कोई भी मोमेंट एक या दो लोगों से कभी भी नहीं होती। ठीक है? आप लोग सब के सब चाहते हैं कि भाई हम लोग घरों में बैठ के बस कीबोर्ड फाइटर बने, और कीबोर्ड फाइटर भी नहीं बनते, और एक पूरी की पूरी एक जो गवर्नमेंट का कानून है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। आप लोग अपना इनपुट भी पुट करें। हमसे जितना इनपुट पुट किया जा रहा है वो कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स की जो टीम थी उसको मैं लीड कर रहा था, और मैंने जितने आर्ग्यूमेंट्स मैं कर सकता था किए। इवन के एट द एंड इतना हो गया था कि उन्होंने कहा कि भाई ये बंदे नहीं बोलेंगे अब। तो चीजें आप भी थोड़ा सा, आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें। अभी परसों एक ट्रेंड होने वाला है एनएलई के अगेंस्ट, सबके सब उसमें फिर पार्टिसिपेट किया करें ना। चीजें को पार्टिसिपेशन भी अपनी पूरी शो किया करें। अच्छा जी, तो हाइपरक्लीमिया की बात करें कि हाइपरक्लीमिया में क्या होता है, तो देखिए नाम से ही वाजह है कि इसमें पोटाशियम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं कि जब पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो इससे मसले क्या क्रिएट होंगे। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि किसी भी चीज की अब नॉर्मेलिटी को देखने से पहले आप ये देखा करें कि वो नॉर्मल क्या करती है। जब आपको किसी चीज की नॉर्मेलिटी समझ आ गई ना, तो उसकी अब नॉर्मेलिटी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। पोटाशियम, सबसे बड़ा रोल पोटाशियम का किस जगह पर है? सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स में। और सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप वो है कि अगर आज मैं आपकी बॉडी के सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप पंप बंद कर दूं सारे के सारे, तो शायद 1 मिनट भी आप जिंदा ना रह सके। ठीक है? तो तमाम की तमाम आपकी एक्शन पोटेंशियल्स, तमाम की तमाम आपकी कॉन्ट्रैक्शंस, तमाम के तमाम आपके सिग्नलिंग पाथवेज, तमाम के तमाम आपकी नर्वस पोटेंशियल्स, ये सब डिपेंड ही सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स पे करती हैं। क्योंकि ये वही पंप्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक्शन पोटेंशियल को आपस में मेंटेन करके रखते हैं। जितना भी हमारी बॉडी में जो पोटेंशियल जनरेशन का बैलेंस है वो इन्हीं पंप्स के थ्रू मेंटेन हुआ है, जिसमें आपका पोटाशियम और सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर अब हम पोटाशियम की बात करें तो ये पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू बॉडी में कितनी होती है? देखिए दो वैल्यूज हैं। एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और एक को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो दैट इज 3.5 to 5। और अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करें तो दैट इज 140, ऑलमोस्ट 135 से 140 का जो है ना वो हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो एक ये बैलेंस मेंटेन हुआ है, एक बैलेंस मेंटेन हुआ है हर तरफ, कि आपकी जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की जो अमाउंट है वो एक फिक्स्ड है कि भाई यही रहनी है। ना इंट्रा सेलुलर में ज्यादा होती है, ना एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा होती है, ना एक्स्ट्रा सेलुलर में कम होती है, ना इंट्रा सेलुलर में कम होती है। एक बैलेंस मेंटेन है कि भाई यहाँ 135 से 140 रहनी है, और यहाँ 3.5 से 5 रहनी है। एक बैलेंस मेंटेन है। ठीक है? अब ये बैलेंस कैसे मेंटेन है? जाहिर सी बात है, हम लोग खाते पीते भी हैं, हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, हम लोग गोश्त भी खाते हैं, हम लोग पानी भी पीते हैं। यानी कि हर बहुत ऐसे सोर्सेज हैं जहां से पोटाशियम आ रहा है। तो ऑलमोस्ट एक एवरेज जो इनटेक होती है वो पोटाशियम की होती है 100 के करीब। जो एवरेज इनटेक होती है, जितनी भी हम लोग, जो एवरेज एक पर्सन जितना भी खाना खाता है, जो भी खाता है, उसकी एक एवरेज इनटेक होती है 100 के करीब। और पोटाशियम की आउटपुट भी जो है ना वो 100 ही होती है। कैसे? कुछ 90 टू ऑलमोस्ट 90% जो पोटाशियम है वो आपका यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाता है, जो एक्स्ट्रा पोटाशियम होता है। और बाकी 10% जो होता है ना वो आपके फीसीज, आपका पसीना और इन जगह से रिमूव होता है। ठीक है? तो यहां तक अभी तक जो हमने बात डिस्कस की, हमने नॉर्मल पोटाशियम की बात डिस्कस की कि इंट्रासेलुलर नॉर्मल पोटाशियम 135 से 140 के करीब है।
और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम है दैट इज अराउंड अबाउट 3.5 to 5। थोड़ी भी ये वैल्यूज आपको हर जगह पे थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। और एक एवरेज पर्सन 100 के करीब डेली एक्स्ट्रा पोटाशियम जो है ना वो खाता है, अपने बॉडी के अंदर उसके इंसर्ट होता है, और ऑलमोस्ट उतना ही पोटाशियम हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जिसमें से 90% उसका हिस्सा जो है वो यूरिन के थ्रू रिमूव होता है और 10% अदर जो सोर्सेज हैं उनसे रिमूव होता है। तो इट मीन्स कि एक बैलेंस मेंटेन रखती है हमारी बॉडी, ना पोटाशियम को ज्यादा होने देती है ना कम होने देती है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। ठीक है, अब सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप तो हमें पता चल गए, और हमें पोटाशियम का भी पता चल गया, हमें इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चल गया। यहां तक मैं क्लियर हूं डॉक्टर साहबान? तो अब चलते हैं जरा थोड़ा सा और डिटेल की तरफ कि हाइपरक्लीमिया हम किसे कहते हैं। देखो, हाइपरक्लीमिया होता है दो तरह का। दो तरह का कैसे हो गया भाई? दो तरह का कैसे हो गया भाई? इस व्हाइट पेपर की तरफ जरा देखें, दो तरह का कैसे हो गया, देखें दो तरह का कैसे हो गया। ये एक्स्ट्रा सेलुलर और ये इंट्रा सेलुलर, दो तरह का हो गया। हमने ये देखा कि इंट्रा सेलुलर इसकी जो वैल्यू है वो 140 है, एक्स्ट्रा सेलुलर इसकी जो वैल्यू है वो 4 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं इस टाइम, ठीक है, 4.5 रख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में का दो तरह का कैसे हाइपरक्लीमिया हो गया कि या तो ये हुआ है कि इंट्रा सेलुलर जो पोटाशियम था वो आना शुरू हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर में, और एक्स्ट्रा सेलुलर का 4.5 जो है वो बढ़ के कितना होना शुरू हो गया है, 6, 7, 8। ठीक है, या तो इंट्रा सेलुलर से ज्यादा पोटाशियम कहां आना शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर। एक तो ये वजह है, ठीक है ना, कि वजह क्या हो सकती है कि जो सेल के अंदर जो आपका पोटाशियम मौजूद था वो बाहर आना शुरू हो गया, आपके सेल्स से मूव आउट होना शुरू हो गया बाहर की तरफ, और ब्लड में इंक्रीज करना शुरू हो गया। जाहिर बात है हमारा जो मेन कंसर्न है वो तो ब्लड के साथ है, क्योंकि ब्लड में जब इंक्रीज होगा तो ये डिस्टर्ब करेगा पूरी की पूरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो या तो इंटरनल बैलेंस शिफ्ट हुई, और इसको हम कहते हैं इंटरनल बैलेंस शिफ्ट, जिसमें क्या होता है कि पोटाशियम बाहर से अंदर जो है, जो अंदर से सेल के अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जिससे पोटेशियम की वैल्यू 5 से 6 से 7, 7 से 8 ऐसे बढ़ती जाती है। या फिर क्या होता है कि पोटाशियम को जो मेंटेन करने वाला पाथवे है, जो रिमूव करने वाला, जिससे एक्स्ट्रा पोटाशियम रिमूव हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं किडनी। फॉर एग्जाम्पल किडनी से जैसे हमने देखा कि 90% पोटाशियम कौन सी रिमूव कर रही है, किडनी रिमूव कर रही। अगर किडनी में प्रॉब्लम आ जाए तो 90% पोटाशियम जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 100 के करीब हम लोग पोटाशियम डेली बेसिस के ऊपर ले रहे हैं, वो एक्स्ट्रा 100 के करीब जो पोटाशियम है वो हमारा, उसमें से 90 जो % पोटाशियम है वो बॉडी में से रिमूव नहीं हो पाएगा और वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये दो बड़ी मेन कॉजेज है जो आपको पता होनी चाहिए। एक है एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट, जिसमें सेल का कोई रोल नहीं है, सेल के अंदर से पोटाशियम नहीं बाहर आया। उसमें क्या हुआ है कि जो हम बाहर से पोटाशियम खा रहे थे, जो डेली हम एक्स्ट्रा पोटाशियम खाते हैं, वो निकल नहीं रहा, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा, क्योंकि 90% पोटाशियम एक्सक्रीट करना है किडनी ने, और अगर किडनी नहीं उसे एक्सक्रीट कर पा रही तो वो पोटाशियम ब्लड में जमा होना शुरू हो जाएगा। या फिर क्या हुआ है कि बाहर से तो बिल्कुल ठीक है, जो पोटाशियम आ रहा है वो किडनी रिमूव करती जा रही है, लेकिन सेल के अंदर जो पोटाशियम मौजूद है वो बाहर आना शुरू हो गया है। वो क्यों बाहर आता है, क्या वजह होती है उसकी, क्या वजह होती है बाहर आने की? सबसे बड़ी जो वजह है दैट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा, कोई चोट लगी है, सेल ब्रस्ट हुए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल ब्रस्ट हुए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल डैमेज, सेलुलर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से पोटाशियम सारा लीक आउट कर गया बाहर। या और क्या वजह हो सकती है? और वजह होती है मेरे प्यारे डॉक्टर साहबान, आपकी खूबसूरत और प्यारी डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, आप सबको पता है कि डायबिटीज में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि जो हमारी इंसुलिन होती है ना, ये एक सेल है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप।
जो इंसुलिन होती है वो इन सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और इन पंप्स को स्टिमुलेट करके ये क्या करती है कि इसका ये रोल होता है कि ये एक्स्ट्रा जो पोटाशियम बाहर फिर रहा होता है ना, ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स को एक्टिव करा के उस एक्स्ट्रा पोटाशियम को सेल के अंदर भेजती रहती है। और अगर किसी में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स सही तरह से काम नहीं करते, और जो एक्स्ट्रा जो पोटाशियम सेल के अंदर जाना होता है वो नहीं जा पाता, और पोटाशियम बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पोटाशियम आपका बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हम देखा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और भी बड़ी वजूहात है। एसिडोसिस इसकी वजूहात है, और कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई ब्रेकडाउन हुई है, मस्कुलर ब्रेकडाउन हुई है, हिमोलिसिस हुआ है, ब्लीडिंग हुई है। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ पोटाशियम डिस्टर्बेंस। लेकिन जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो दो हैं, या तो पोटाशियम को एक्सक्रीट करने वाला मैकेनिज्म खराब हो गया है जो कि किडनी है, या सेल के अंदर से पोटाशियम बाहर आना शुरू हो गया है, जैसे कि कोई बहुत एक्स्ट्रा हैवी जो है ना वो हेमोडोलाइसिस हुई है, मस्कुलर ब्रेकडाउन हुई है, ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, या डायबिटीज। डायबिटीज क्या मतलब, क्यों, वजह क्या है? हाँ, ट्यूमर्स के अंदर बिल्कुल, जो कार्सिनोमास के पेशेंट होते हैं, ट्यूमर लाइसिस के अंदर जो कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पोटाशियम के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो वो तो टन्स ऑफ इसकी कॉजेज हैं, लेकिन मैंने आपके साथ मेन कॉजेज डिस्कस की हैं। तो इंसुलिन का क्या रोल होता है? देखिए, इंसुलिन क्या करती है, वो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स को स्टिमुलेट करती है। इट एक्ट एज अ स्टिमुलेटरी हार्मोन, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप को हेल्प करती है, उनको स्टिमुलेट करती है। ठीक है। अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि डायबिटीज में होती है, तो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप हाई ग्लूकोज के का जो लेवल होता है उसमें अपना काम सही तरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पोटाशियम आपका सेल्स के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाता। और जब उस सेल्स में शिफ्ट नहीं हो पाता तो वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन का क्या काम था कि वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम मौजूद होता है, वो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप के थ्रू वो सेल में डालती रहती है, सेल के अंदर डालती रहती है। लेकिन जब इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज के अंदर, तो सेल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जो पोटाशियम मौजूद होता है, उसकी सेल में मूवमेंट नहीं हो पाती, सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको हाइपरकलीमिया देखने को मिलता है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? हाइपरक्लीमिया की कॉज, वजह समझ आ गई? क्या हो सकता है हाइपरक्लीमिया से? मुझे एक बात बताएं, क्या हो सकता है? खुद सोचें। क्या हाइपरक्लीमिया होने की वजह से आपकी एक्शन पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या आप अपनी मसल्स की मूवमेंट कर पाएंगे हाइपरक्लीमिया में? क्या आप एक्टिवली मसल मूव कर पाएंगे? नहीं। आपके मसल वीक हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। ठीक है। और सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो कहां पर आएगा? वो आपके हार्ट पे आएगा, आपके स्मूथ जो हार्ट के कार्डियक मसल्स हैं उन पे आएगा। और उनका इफेक्ट पता कैसे लगेगा? उनका इफेक्ट पता लगेगा ईसीजी से। और ये कैसे पता चलेगा कि अब हाइपरक्लीमिया अभी स्टार्ट हुआ है या बहुत सवेर हाइपरक्लीमिया हो चुका है? तो इसको देखने के लिए हम थोड़ी ईसीजी की चेंजेस देखते हैं। कैसे ईसीजी की चेंजेस हम देखते हैं? देखें, सबसे पहले कुछ आप लोगों को ईसीजी का ये पता होना चाहिए। देखिए, ये होता है, आप सबने देखा ईसीजी में आपकी पी वेव होती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप लोग इस डायग्राम की तरफ देख रहे हैं कि ये आपकी पी वेव है, ये देखें ये पी वेव है, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और ये टी वेव है। ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर साहबान, सबसे पहले आपके पास जो चीज आती है वो क्या है? वो है आपकी डॉक्टर साहब, कीटोएसिडोसिस इज अ डिफरेंट थिंग ना। वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन डेफिशिएंसी जो डायबिटीज में होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले एक पी वेव है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद टी वेव है। सबसे पहला इफेक्ट आता है टी वेव पे। टी वेव क्या हो जाती है? आपकी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, पीक्ड हो जाती है, ऐसे साइज में बड़ी और पीक्ड। सबसे पहले आपका टी वेव में इफेक्ट आता है कि उसकी टॉल और टी वेव उसकी पीक हो जाती है। क्यों हुई है?
क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें ईसीजी देखने को मिलेगी। प्रोग्रेसिवली पहली चेंज जो आएगी वो आएगी टॉल पीक टी वेव। और अगर तब भी आपने उसको ठीक नहीं किया, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखें, ये देखें, टॉल टी पीक टी वेव, टॉल और पीक्ड, एक तो लंबी और ऐसे पीक्ड टी वेव। ठीक है, ये इसकी सबसे पहली चेंज है जो आपको ईसीजी में मिलेगी। एक पेशेंट आपके पास आया है, आपको पता लग गया है कि जनाब इसको चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, या आपको ये पता चल गया कि इसको इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई हुई है, या आपको पता चल गया कि इसने ऐसी कोई चीज खाई है, कोई टॉक्सिन खाया है जिसने किडनी को इफेक्ट किया हुआ है, और उसकी मसल वीक हुए हुए हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा सही तरह से, मस्कुलर पावर जो है उसकी बिल्कुल डाउन हुई हुई है, कम हुई हुई है, आपको चेंजेस नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप ईसीजी करके देखेंगे, ईसीजी में आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा इसको हाइपरक्लीमिया हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, पीक एंड टॉल टी वेव। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइपरक्लीमिया हुआ हो तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए, ये डायग्राम देखें कि पहले फर्स्ट जो फाइंडिंग होती है वो होती है टॉल एंड पीक टी वेव। उसके बाद जो फाइंडिंग होती है वो होती है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसका प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। और अगर फिर भी आपने ट्रीट नहीं किया और बहुत ज्यादा सवेयर और बहुत लंबे अरसे तक हाइपरक्लीमिक पेशेंट रह गया है, लंबे अरसे का मतलब ये नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 1.5 घंटा 2 घंटे हाइपरक्लीमिया को फौरी तौर पे आपको ठीक करने पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी तमाम की तमाम, डॉक्टर साहब हाइपरक्लीमिया आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेशन पावर कम कर देता है, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाती है। तो फास्ट कैसे हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ आयंस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। जब वो बैलेंस ऑफ आयंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप सबने पढ़ा था कि क्या उसको उसकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही तब होती है जब आपके जो मेम्ब्रेन्स के अगेंस्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड होती है और आयंस जो है वो मेंटेन्ड होते हैं। ठीक है, और आपके पास, मैं इसकी और बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आपको डिटेल में मैं जाऊं, डिटेल में कि ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, इसको फौरी तौर पे आपने ट्रीट करना होता है, क्योंकि ये हार्ट में बड़े सवेयर किस्म के एरिथमियाज कॉज कर सकता है, बहुत सवेयर किस्म के एरिथमियाज कॉज कर सकता है। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसको इमरजेंसी कंडीशन सबसे ज्यादा क्यों करना कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट पे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली जाके हार्ट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रही तो एरिथमिया कैसे हो गए? अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब जब एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर नहीं होगी तो क्या हार्ट का रिदम मेंटेन रहेगा? एरिथमिया किसे कहते हैं? क्या एरिथमिया की डेफिनेशन ये है कि एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाए तो उसको एरिथमिया कहते हैं? डॉक्टर साहबा का एक क्वेश्चन है कि अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रही तो एरिथमिया कैसे हो सकते हैं, उसमें तो ज्यादा पोटेंशियल होती है। ये बिल्कुल गलत है। देखें डॉक्टर साहबा, मेरी प्यारी डॉक्टर साहबा, एरिथमिया का मतलब यह है कि जब हार्ट रेगुलरली रिदम नहीं कर रहा। रेगुलर रिदम हार्ट का क्या है? सिस्टल डायस्टली, सिस्टली डायस्टली, सिस्टली डायस्टली, और उसके दरमियान एक स्पेसिफिक इंटरवल है। ये एक 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 प्रॉपर एक उसका एक रिदम है जिसको हम साइनस रिदम भी कहते हैं। ठीक है, जब भी वो रिदम डिस्टर्ब होगा, चाहे वो प्रोलॉन्ग्ड हो, चाहे वो कम हो जाए, चाहे वो टैकीकार्डिया हो, चाहे वो ब्रेडिकार्डिया हो, हम उसको एरिथमिया कहेंगे। जैसे चाहे वो फ्लटर हो, चाहे वो फिब्रिलेशन हो, वो एरिथम है। चार्ट बहुत ज्यादा पंप कर रहे हैं, चाहे बहुत कम पंप कर रहे हैं, चाहे हार्ट का कोई एक हिस्सा खराब हो गया है, चाहे हार्ट का कोई एक हिस्सा ब्लॉकेज की तरफ चला गया है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एरिथमियाज। चाहे वो फिब्रिलेशन है, चाहे वो ब्लॉकेज है, चाहे वो फ्लटर है, कुछ भी है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एरिथमियाज। ये जरूरी नहीं है कि जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो तो एरिथमिया होता है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया में तो हार्ट आपका बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ब्लॉकेज आपने पढ़ी होगी, ब्लॉकेज ब्लॉकेज जो हार्ट ब्लॉक्स हैं डिग्री 1 2 3 4, उसमें क्या होता है? उसमें भी तो यही होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये पढ़ रहे थे कि पीक टॉल वेव सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग और
एंड जब पेशेंट बहुत ज्यादा सिवियर हाइपरक्लीमिक हो जाता है तो साइन वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमने देखने को मिलता है। साइन वेव हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइन वेव, इसे इसे हम कहते हैं साइन वेव। एक दफा फुल डाउन, एक दफा फुल अप, एक दफा फुल डाउन, एक दफा फुल अप। और ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि पेशेंट इज इन सवेयर हाइपरक्लीमिक कंडीशन। और ये बिल्कुल एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें फौरी तौर पे इमरजेंसी में पेशेंट को लाते हैं। इसमें आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर, जो आपकी हार्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ आपके रेस्पिरेटरी जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये ओवरऑल आपकी एक्शन पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर रही होती है ये चीज, तो इसको आपको फौरी तौर पे ट्रीट करना होता है। ठीक है जी, तो क्लियर है यहां तक डॉक्टर साहबान? यहां तक क्लियर है सबको? पता चल गया हाइपरक्लीमिया क्या है, उसकी वजूहात क्या है, हाइपरक्लीमिया से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी आएगी पेशेंट को। ठीक है, और इसकी टेस्ट क्या करवाते हैं? टेस्ट हम इसके कुछ नहीं करवाते डॉक्टर साहब, हम क्लिनिकली इसे देखते हैं, क्योंकि हाइपरक्लीमिया ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर के बाद इसको हाइपरक्लीमिक कंडीशन में पेशेंट चला जाए, उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है। हम मेनली यही देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जो जिसके साथ फॉर एग्जांपल डायबिटीज के साथ है और मसल वीकनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है, तो हम उसकी ईसीजी करवाते हैं फौरी तौर पे। ठीक है, हम उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं, ईसीजी करवा लेते हैं, क्योंकि ईसीजी में हमें पता चल जाता है, या हम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स का रिजल्ट फौरी नहीं आता, ईसीजी आपको विद इन 2 to 3 मिनट आपको बता देती है कि पेशेंट हाइपरक्लीमिक कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट है, सबसे पहला जो है डॉक्टर साहब, ये आपके पास ही स्लाइड जाएंगी, बेफिक्र है। स्टेबलाइज करना है, देखिए सबसे पहला हमारा जो है वो है स्टेबलाइज करना एक्शन पोटेंशियल को, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे स्टेबलाइज करना। अच्छा, आप डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट आप लोग जब खोलेंगे अपने यूक्यूज भी, तो कुछ लोगों ने जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरक्लीमिया वो बड़ी अपने उस मुताबिक लिखी हुई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉफ में बहुत दफा आया हुआ है, और अगर आपने 5 बाई 5 मार्क्स लेने हैं तो इस टेबल को बड़े अच्छे से याद कर लें। आपने बिल्कुल डिट्टो यही लिखना है जो मैंने आपको बताया, यहां से लेकर यहां तक आपने ये टेबल छापना है बस। इसमें 1% भी आपने ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है स्टेबलाइज करना सेल मेम्ब्रेन को, और वो हम कैसे करते हैं? आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट से, जो कि सेलुलर जो इम्बैलेंस हुआ होता है, जो आयंस का इम्बैलेंस हुआ होता है, उसे फौरी तौर पे ये स्टेबलाइज करता है आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। दूसरा हमारा होता है कि पोटाशियम को हम शिफ्ट करें सेल्स के अंदर, जो एक्स्ट्रा पोटाशियम ब्लड में आ गया है उस पोटाशियम हमको दोबारा सेल्स में डालें, उसके लिए हम ग्लूकोज का इस्तेमाल भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बीटा एगोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बीटा एगोनिस्ट का क्यों? क्योंकि बीटा एगोनिस्ट वो रिसेप्टर्स हैं जो कि पोटाशियम सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप्स को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप की एक्टिवेशन में जो रोल्स होता है वो बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर्स का होता है। तो या तो हम बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हम साथ में इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम आईवी ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं या इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, और आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट एसिडोसिस की तरफ ना चला जाए। पेशेंट एसिडोसिस अगर उसमें हो रही है, क्योंकि हाइपरक्लीमिक कंडीशंस के साथ एसिडोसिस बड़ी कॉमन हो जाती है, तो एसिडोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू को हम करेक्ट करने के लिए भी हम साथ में यूज कर रहे होते हैं। अगर एसिडोसिस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लगाने होते हैं, सिर्फ उन पेशेंट्स को हम सोडियम बाइकार्बोनेट लगवाते हैं जिसमें हमें एसिडोसिस सस्पेक्टेड होती है कि ये एसिडोसिस का पेशेंट हो सकता है। और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटाशियम को बाहर निकालने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटाशियम को बाहर निकालने के लिए हमारे पास आईवी फ्रोसामाइड्स एंड नॉर्मल सेलाइंस होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आईवी इंसुलिन इसमें प्रेफर करते हैं, और ग्लूकोज हम इसलिए साथ में दे देते हैं कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक ना हो जाए। ये ना हो कि हम आईवी इंसुलिन, क्योंकि इसमें आईवी इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें देनी पड़ती है बाज दफा, तो साथ में हम ग्लूकोज इसलिए प्रिपेयर्ड रखते हैं या आईवी देना पड़ जाता है हमें कि पेशेंट ज्यादा इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिक ना चला जाए। क्योंकि हर दफा पेशेंट की कॉज डायबिटीज तो नहीं ना हो सकती, उसकी कॉज एक्यूट किडनी फेलियर है। अगर एक्यूट किडनी फेलियर कॉज है
तो फिर हाइपरक्लीमिया में अगर आप उसको आईवी इंसुलिन दे देंगे तो इंसुलिन आपके पोटाशियम को तो ठीक कर देगी लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी, इसलिए साथ में हम आईवी ग्लूकोज भी देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट उस सूरत में देंगे जब हमारे पास हमें सस्पेक्टेड है कि एसिडोसिस है, और फ्रोसामाइड्स हम तब देते हैं जब पेशेंट की किडनी प्रॉपरली काम ना कर रही हो। एक पेशेंट है उसकी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है तो फिर हम उसे फ्रोसामाइड्स भी नहीं देते, और बाज दफा तो हम डायलिसिस वगैरह भी करवाते हैं अगर सवेयर हाइपरक्लीमिक कंडीशन की तरफ चला जाए। तो मैं इसे रिपीट करता हूं कि सबसे पहले नहीं, डोजेज आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहबान। स्टेबलाइज करना है हमने सेल मेम्ब्रेन को आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट से, और साथ में आपने ये जो टेबल में जो जो लिखा हुआ है ये आपने करना है, ये 10 ml ऑफ 10% सोल्यूशन बिल्कुल लिखना है आपने साथ। उसके बाद पोटाशियम को शिफ्ट करने में जो चीज हेल्प आउट करती है वो बीटा एगोनिस्ट करते हैं, क्योंकि बीटा एगोनिस्ट सोडियम पोटाशियम जो है पंप को एक्टिवेटर है। उसके बाद आईवी हम लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप से जा सके, और अगर जो रिमूवल ऑफ पोटाशियम फ्रॉम बॉडीज है वो हम आईवी फ्रोसामाइड्स इस्तेमाल करते हैं। डायूरेटिक्स है ताकि ज्यादा से ज्यादा डायूरेसिस हो और पोटाशियम बाहर की तरफ जो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है स्फेयर हाइपरक्लीमिया का। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके प्रॉफ में बहुत दफा आ चुका है, 4 से 5 दफा इसकी ट्रीटमेंट ही पूछते हैं। क्लियर? और इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट पता क्या है? हाइपरक्लीमिया का क्वेश्चन ईसीजी के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये मिलता है जनाब पीक्ड एंड टॉल टी वेव, आपको मिलता है साइन वेव अपीयरेंस, प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस इंटरवल, तो आप फौरी तौर पे हाइपरक्लीमिया का एक जो डायग्नोसिस है वो अपने जहन में बना लेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि आपको हाइपरक्लीमिक कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। क्लियर डॉक्टर साहबान? ये था जी आज का टॉपिक। ठीक है, और जिसमें जी मैंने आपको बताया बिल्कुल ईसीजी इनफ, हम ईसीजी से पता कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, तो ये आज का बहुत आसान सा बड़ा छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों ने करना है हाइपरक्लीमिया का स्टेप अप से। कोई चीज नहीं समझ जाती तो वो फिर आप अपनी ग्रुप्स में पूछें स्टेप अप से। बिल्कुल, कल हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया, कल हम पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया इंशाल्लाह।